भारत के एक राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक जेल है झारपड़ा। हम लोग आपको बताते चलें, इस झारपड़ा जेल में जो है कुछ कुख्यात जो बदमाश हैं उनको ही रखा जाता है। जो बड़े जो क्राइम करते हैं उन लोगों को झारपड़ा जेल में रखा जाता है। तो आपको एक ऐसी कहानी को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो अत्यंत विभत्स तरीके से की गई है, अत्यंत क्रूर तरीके से जो कहानी को उसका अंजाम दिया गया है। ऐसी घटना किसी का भी दिल दहला सकती है। झारपड़ा जेल के अंदर दो कैदी आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे, और वो बात वो कर रहे थे जिसका जिक्र आजकल लोगों की ज़बान पर है। वो बात कर रहे थे श्रद्धा हत्याकांड की। श्रद्धा हत्याकांड में जिस तरीके से 35 टुकड़े श्रद्धा के किए गए, वो अत्यंत खौफनाक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो एक कैदी दूसरे कैदी से कहता है कि भाई दिल्ली में हत्याकांड हुआ है, एक लड़की के 35 टुकड़े किए गए हैं और बड़े क्रूर तरीके से लड़की के टुकड़े किए गए हैं। मुझे तो नहीं लगता उससे पहले ऐसा कोई कांड भारत में या पूरी दुनिया में कहीं हुआ हो। ऐसे ही उनमें बात चल रही थी। बात चलते चलते तो दूसरा कैदी कहता है, अरे क्या बात कर रहा है भैया, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा कांड तो हमारे उड़ीसा में ही हुआ है और उस कांड का जो जिम्मेदार है, उस घटना का जो आरोपी है, वो इसी जेल में बंद है, झारपड़ा में ही। आइए आपको उससे मिलवाता हूँ। तो दोनों कैदी पहुँच जाते हैं उसी जेल में बंद एक डॉक्टर साहब के पास और उस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए उस घटना से आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं उस घटना में ऐसा क्या हुआ था जो श्रद्धा हत्याकांड से भी ज़्यादा खतरनाक था, विभत्स था और क्रूर तरीके से उस घटना को क्रम को अंजाम दिया गया था। नमस्कार, राम राम, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज़। एक लड़का यूएसए से अपने घर फ़ोन करता है। उड़ीसा का एक रहने वाला लड़का यूएसए में रहकर पढ़ाई कर रहा था, उसकी बहन दुबई में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो लड़का अपने घर फ़ोन करता है अपनी माँ के पास। उसकी माँ उसके फ़ोन को नहीं उठाती है, कोई जवाब नहीं देती है। दूसरे दिन ऐसा ही फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ की तरफ से इस फ़ोन का कोई भी रेस्पॉन्स, रिप्लाई नहीं दिया जा रहा था। तो परेशान, हार थक कर वो अपनी बहन के पास दुबई फ़ोन करता है। उसकी बहन भी दुबई में रहकर पढ़ाई कर रही है, वो यूएसए में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसके पिताजी जो थे वो एक कर्नल थे जो सेना में थे और वो डॉक्टरी लाइन में वहाँ पर थे। तो जब ऐसे होते होते 20 दिन बीत जाते हैं, उसकी माँ से उसका कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है, तो बड़ा परेशान सा हो जाता है। वो अपनी माँ की जानकारी के लिए अंत में हार थक कर अपने पिताजी को फ़ोन करता है। पिताजी अत्यंत गुस्सैल स्वभाव के थे, इस कारण वो पिताजी से बात नहीं करना चाह रहा था। किसी बात को लेकर उनकी आपस में कोई तकरार चल रही थी। तो जब पिताजी के पास वो फ़ोन करता है, पिताजी से पूछता है कि माँ से मेरी बात करा दो। पिताजी कहते हैं, बेटा आपकी माँ तो है वो दुबई गई है अपनी तेरी बहन के पास में, और वहीं पर कुछ दिन से वो रहना चाहती है। लेकिन जो लड़का था वो पहले ही दुबई में बात कर चुका था, उसकी बहन की भी उसकी माँ से बात नहीं हो रही थी। तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो शंका उत्पन्न होती है। इस शंका के निवारण के लिए वो फ़ोन करता है अपने मामा के पास में। मामा कहता है कि मामा एक बार आप घर जाइए और पता कीजिए कि माँ कहाँ पर है। पूरी घटनाक्रम को बताता है कि मैं लगातार इसे फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ से कोई भी बात नहीं हो पा रही है। तो जब ऐसा उसका मामा सुनता है तो मामा बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेटे तुरंत ही अपनी बहन के घर वो पहुँच जाता है। बहन की जानदार सा एक कोठी बनी हुई है, बड़ा संपन्न परिवार था। तो जाकर देखता है कि अंदर से दरवाज़ा उस कोठी का बंद था। वो दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे खटखटाने के बाद अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। उसे जानकारी थी कि अंदर कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर है, लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स, कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो अंत में हार थक कर अंत में वो फ़ोन करता है पुलिस के पास। तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उससे कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी बहन की शादी यहाँ पर हुई है और मुझे लग रहा है कि इस मकान के अंदर मेरे जो जीजा जी वो मकान के अंदर है, लेकिन वो दरवाजे को खोलना नहीं चाह रहे हैं। तो पुलिस दबाव बनाती है और दरवाजे को बार बार जब पुलिस द्वारा नोक किया जाता है, खटखटाया जाता है, तो अंदर से फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके लगभग 5 मिनट बाद अंदर से जो डॉक्टर साहब थे वो निकल कर आते हैं और पुलिस को दरवाज़ा खोलने के लिए साफ साफ को मना कर देते हैं।
पुलिस को इस मामले में अत्यंत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर पुलिस उस दरवाजे को ही तोड़ देती है। दरवाज़ा तोड़कर जब पुलिस अंदर घुसती है तो अंदर जब उस कमरे में जाती है देखती है कि जो डॉक्टर साहब थे एक बेड पर लेटे हुए थे, और बेड पर लेटे हुए थे तो उनके सामने एक प्लेट रखी हुई थी। उस प्लेट में जो दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को देखने के बाद जो उस लड़के का जो मामा होता है वो उस स्थान पर बेहोश हो जाता है। दरअसल उस प्लेट में उसकी बहन का कटा हुआ सर रखा था और उस सर से वो मेजर साहब थे जो बात कर रहे थे। पुलिस उस मेजर से पूछती है कि आप ये कौन है? कहला आप चुप रहिए। पुलिस से कहता है वो कि मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। पुलिस बार बार सवाल करती है, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान है। वो लगातार पुलिस से सवाल करती रहती है। आधा घंटा से बीत जाता है तो पुलिस की बातों का जवाब नहीं देता है। और अत्यंत में पुलिस भी अपनी जो उनकी शैली के अनुरूप कार्य करती है और कहती है अगर आपने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया तो इससे भी खतरनाक होकर आपकी बहुत बुरी हालत कर देंगे। 71 साल उस डॉक्टर की उम्र थी और सेना में कार्यरत रह चुका था। जब पुलिस दबाव बनाती है तो पूरे घटनाक्रम का वो जिक्र इस प्रकार करता है। दरअसल आसपास जो कॉलोनी थी वहाँ से लगातार शिकायतें पुलिस के पास भी जाती रहती थी। कभी वो कहता था कि पुलिस को फ़ोन करके कि मेरे गेट के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर कोई भी उसे गेट के सामने गाड़ी कर देता था या मोटरसाइकिल खड़ी कर देता था या खड़े होकर बात करने लेता था तो उसे अत्यंत इस बात से बड़ा घृणा होती थी, बड़ा क्रोध उसे आता था और पुलिस को बार बार शिकायत करता रहता था। लेकिन जब वो उस घटना का जिक्र करता है जो उसके साथ घटी थी, वो बताता है कि मैं एक बार शाम को जब अपने क्लिनिक से वापस आया था, दरअसल वो क्लिनिक पे भी जाता रहता था, तो उस समय क्या हुआ, जो मेरी पत्नी थी वो किसी बात को लेकर यहाँ पर शोर शराबा कर रही थी। मैं बार बार कहता कि चुप हो जा, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मेरे हाथ में जो टॉर्च होती है मैं उस टॉर्च को उसके सर पर मार देता हूँ। और उस टॉर्च के प्रहार, जो इतना मजबूत प्रहार मेरे द्वारा किया गया था, उससे मेरी पत्नी की मौत हो जाती है। उस मौत से मैं अत्यंत घबरा जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। ऐसे उस पूरी घटना का जिक्र कर रहा था तो फिर जो वो बताता है वो इतना विभत्स है, इतना खतरनाक है। आज से पहले ऐसा कोई भी हत्याकांड आपने नहीं सुना होगा। इस प्रकार से लाश के साथ बर्बरता जो की गई थी वो बताता है। हालांकि पुलिस जब वहाँ उपस्थित थी तो पुलिस को पूरे मकान से कुछ बदबू आ रही थी, लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही थी आखिर किस चीज़ की वो बदबू है। तो जो वो बताता है कि मैंने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया है वो अत्यंत क्रूर था। और वो कहता है कि सामने जो 2 संदूक रखे हैं उनमें आप जाकर खोल लो, देख लो। तो पुलिस जब उन संदूकों को खोलती है तो उन संदूकों में देखती है कि 11 टिफ़िन एक संदूक में रखे थे, 11 टिफ़िन एक संदूक में रखे थे। तो पुलिस एक टिफ़िन को निकालती है और टिफ़िन को खोलकर देखती है तो टिफ़िन का जो पहला डब्बा होता है उसमें किसी व्यक्ति की, किसी औरत की उंगलियां कटी हुई रखी होती हैं। इसी प्रकार से जो 11 टिफ़िन एक उसमें रखे थे और 11 दूसरे में रखे थे, उस महिला के जो बॉडी पार्ट्स थे उनको टुकड़ों में काटकर उन 22 के 22 टिफ़िनों में पैक किया गया था। और पुलिस के उस रिकॉर्ड के अनुसार बताते हैं कि उसने अपनी पत्नी के लगभग 500 टुकड़े किए थे। वो प्रत्येक दिन अपने जो सर्जिकल उसके उपकरण थे उससे उतने टुकड़े करता था जिससे वो एक टिफ़िन में आ जाए। ऐसे लगातार और 22 दिन तक 22 टिफ़िन उसने खरीदे थे और 22 के 22 टिफ़िन में अपनी पत्नी को पैक कर दिया था। इस हत्याकांड के बाद जब देश के लोगों को हत्याकांड का पता चलता है तो पूरे देश में सनसनी फैल जाती है, हड़कंप सा मच जाता है। हालांकि इस घटना क्रम का जो लगभग अब से 10 साल पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर में घटा था उसका जिक्र पूरा वो दोनों कैदियों को बताता है। और अब जो डॉक्टर साहब थे उस डॉक्टर साहब का नाम था सोमनाथ परिदा, जो अभी झारपाड़ा जेल में बंद है। उनको फांसी की सज़ा हो चुकी है और अपनी सज़ा को वो काट रहे हैं। आपने भी अब से पहले इस विवश कांड को नहीं सुना होगा। इस घटना का जो उद्देश्य है आपको बताने का है, सच्ची घटना है। उड़ीसा के भुवनेश्वर की जो सोमनाथ परिदा जो डॉक्टर थे उनके द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था।
ये घटना जो आपको बताई गई, इसका जो उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है कि कभी भी गुस्से में आकर ऐसा कृत्य आप ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। कल इसी समय एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिएगा एवरेस्ट 24 न्यूज़।